तो आज हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। सबसे पहले हम रेक्टिफायर के बारे में जानते हैं। रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। ये एक ऐसा रेक्टिफायर है जो एसी करंट के फुल साइकिल को, या कहें तो कंप्लीट साइकिल को एक ही बार में रेक्टिफाई कर देता है, तब इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, एक बार नहीं, एक स्टेप में रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी वर्किंग के बारे में बताऊँगा कि वर्किंग कैसे होती है इसमें करके। ठीक है, तो ये आपका जो आप यहाँ पर को देख रहे हैं, ये डायग्राम, ये वाला पोर्शन, ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल होती है उसमें फेरों की संख्या, ठीक है, वो कम होती है, और जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, और ये बीच में आपकी आयरन क्लोराइड पड़ी है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है करके। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है वो दो डायोड से जुड़ी है, एक डायोड T1 और एक डायोड T2। ठीक है, ये एक PN डायोड है। ठीक, ये सिरा इसका P जंक्शन कहलाता है और ये वाला सिरा इसका N जंक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर आपने डायोड से रिलेटेड मेरा PN डायोड वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाके उसे देख लीजिए। आपको समझ में आना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है डायोड में और रिवर्स बायस क्या होता है। ठीक है, अगर आपने देख लिया है तो कंटिन्यू आप इसे देख सकते हैं। और ये डायोड D1 एंड D2 जुड़े हैं लोड रेजिस्टेंस RL से। ठीक है, यहाँ पर को मैंने लोड रेजिस्टेंस ले रखा है। ठीक है, RL ले रखा है। आप कोई सा भी LED ले सकते हैं या कोई और चीज़ ले सकते हैं जिसे आपको DC करंट दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर को खाली एक सिंपल जनरल तौर पे एक RL ले रखा है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक, सबको दर्शाने के लिए एक ही चीज़ यूज़ की है, लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक, तो होता ये है कि अभी देखते हैं इसकी वर्किंग। ठीक, वर्किंग में जानते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये है आपका AC करंट और ये इसका कंप्लीट एक पूरा साइकिल हुआ। ठीक है, ये खाली एक इसे हाफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला हाफ साइकिल, इसे भी हाफ साइकिल। ठीक, इसे ऊपर वाले को, ठीक है, जो आपकी एक लाइन है, लाइन के अपर साइड वाले को कहा जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और लाइन के नीचे वाले हिस्से को नेगेटिव हाफ साइकिल कहा जाता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल एक कंप्लीट साइकिल को बनाते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर एक ही स्टेप में ये पूरा साइकिल को रेक्टिफाई करके DC में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, चलिए इसकी वर्किंग में यहाँ पर डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं कि कैसे काम करता है। जब आपने AC करंट दिया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को, या कहीं तो इनपुट सेक्शन में आपने AC करंट दिया, तो क्या हुआ, ये प्राइमरी कॉइल से होके गुजरता है। करंट प्राइमरी कॉइल से होके गुजरता है तो यहाँ पर कोई एक म्यूचुअल इंडक्शन की घटना घटती है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन में होता ये है कि अगर किसी भी कॉइल में अगर हम करंट को गुजारवाते हैं, या कहें तो करंट को फ्लो करवाते हैं, तो उसी के पास रखी हुई दूसरी कॉइल में भी इंड्यूस EMF जनरेट हो जाता है। इंड्यूस EMF करंट को क्या कर रहा है, फ्लो कराने का काम करता है। तो अगर यहाँ पर को यहाँ से AC करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर को म्यूचुअल इंडक्शन की घटना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, इसी के पास रखी हुई सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस EMF जनरेट हो जाता है। इंड्यूस EMF जैसे जनरेट हुआ, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यही काम होता है यहाँ पर को। तो तभी ये वाले सर्किट में आपका करंट पहुँचता है, जबकि ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपस में टच नहीं है, बस समीप रखी हैं, कहीं तो क्लोज रखी गई हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, अब देखिए फिर क्या होता है, जब AC करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से गुजरता है, या कहें तो इनपुट सेक्शन में से गुजरता है, तो यहाँ पर को तो इंड्यूस EMF की घटना शुरू हो जाती है। इंड्यूस EMF मतलब सॉरी, म्यूचुअल इंडक्शन की घटना शुरू हो जाती है। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस EMF जनरेट हो जाता है। इंड्यूस EMF जनरेट होने के कारण तो सेकेंडरी कॉइल की याला
पोलैरिटी ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव हो जाती है इस समय, ठीक है। तो क्या होता है उस समय, जैसे पोलैरिटी यहाँ पर को पॉजिटिव और यहाँ पर को नेगेटिव आ गई, तो ये क्या होता है, तो डायोड D1 का पी, जो पी सेक्शन है वो पॉजिटिव हो जाता है, और डायोड D1 का देखिए एन सेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है। तो डायोड D1 इस समय पर को फॉरवर्ड बायस हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट फ्लो होके लोड रेजिस्टेंस में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके पॉजिटिव साइकिल यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पहुँच गया, आपका आउटपुट में पहुँच गया, लोड रेजिस्टेंस में पहुँच गया। देखिए उसी समय क्या होता है, जिस समय पोलैरिटी पॉजिटिव और ऊपर यहाँ नेगेटिव होता है, तो डायोड D1 में पी सेक्शन तो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है, और इसका एन सेक्शन डायोड D2 का ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर को रिवर्स बायस में आ जाता है D2, तो यहाँ पर से करंट नहीं फ्लो हो पाता पॉजिटिव साइकिल में, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका D1 से करंट फ्लो होता है, तो ये आपका फ्लो हो गया करंट, ठीक। फिर देखिए अब जब यहाँ पर के AC करंट का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, तो क्या होता है, पोलैरिटी यहाँ बदल जाती है, जो पहले पॉजिटिव होता है वो अब नेगेटिव हो जाता है, जो अब नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, डायोड D1 का पी सेक्शन नेगेटिव और एन सेक्शन आपका पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या हुआ, तो ये रिवर्स डायोड D1 रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। तो उसी समय डायोड D2 का पी सेक्शन पॉजिटिव हो जाता है, ये देखिए पी सेक्शन पॉजिटिव हो जाता है और एन सेक्शन इसका नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। तो डायोड इस समय फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका क्या हो रहा है, डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और डायोड उस समय D2 आपका रिवर्स बायस हो रहा है, ठीक है। तो डायोड D1 से करंट बह रही है, फ्लो हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 से करंट आपका फ्लो हो रहा है, क्योंकि उस समय D2 फॉरवर्ड बायस हो रहा है और D1 रिवर्स बायस हो रहा है, तो करंट यहाँ भी फ्लो हो गया, ठीक है। तो ऐसे करते ये प्रोसेस प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस ऐसे करके आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे करके ये आपका सीरीज़ में चलता ही रहेगा ऐसे करके। यहाँ जैसे आपका AC करंट फ्लो होता रह रहा है, यहाँ ये चीज़ आपके DC करंट में आपका फिल्टर होके होता रह रहा है, ठीक है। AC करंट और DC करंट में बस इतना ही अंतर होता है, जो आपका AC करंट है उसकी वैल्यू, ठीक है, समय के साथ साथ यानी टाइम के साथ साथ बदलती है। पहले AC करंट में वैल्यू 0 होती है, फिर पॉजिटिव में जाता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीजमेंट होता है, फिर जीरोस में आता है, फिर और नेगेटिव में और डिक्रीजमेंट जाता है, फिर धीरे धीरे जीरो में पहुंचता है, फिर और पॉजिटिव में हो जाता है। यानी कि AC करंट में जो वैल्यू होती है समय के साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव में के बीच में फ्लो होते रहती है। पर DC करंट में क्या होता है, DC करंट में 0 होता है, पॉजिटिव होता है, थोड़ा कम होगा, पर 0 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। यहाँ ये देखिए कि जो वैल्यू है आपकी वो 0 से ऊपर ही रहेगी, कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी वैल्यू, ठीक है। कम होगी पर 0 से कभी कम नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हाँ, तभी हमारे जो आपके इक्विपमेंट होते हैं घर में वो सब DC से चलते हैं, ताकि करंट के कम ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर को करंट कैसा चाहिए आपको, ऐसा करंट चाहिए जो एक तरह से ठीक सैचुरेट तो नहीं कहेंगे, कि ऐसा करंट चाहिए जिसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो। इसमें AC करंट में तो फ्लक्चुएशन है, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ठीक है। तो हमें वहाँ पर को एक ऐसा करंट चाहिए जो कि एक मतलब फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना दे, तो DC करंट वहाँ पर को सुटेबल रहता है, तब वहाँ पर को DC करंट से काम किया जाता है। तो आपने म्यूचुअल इंडक्शन भी नहीं देखा होगा, तो मैंने म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर भी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।